हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी में थ्योरी बेस। क्योंकि तुम 11th में गए हो तो अकाउंटिंग की जो बेसिक बातें हैं उनको बारे में तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। और ये जो चैप्टर है ना, ये इस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये ऐसा है कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हेन इट कम्स अबाउट थ्योरी, तो इस चैप्टर में से थ्योरी का एक क्वेश्चन एग्जाम में आना निश्चित है, पक्का है, कंफर्म है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। बात करेंगे इसको डिटेल में, इसके बारे में जानेंगे ये क्या है। तो बहुत सिंपली बात करूं तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, या ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो भी अकाउंटिंग करेगा उसको कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं, जो बताए गए हैं, वो फॉलो करने होते हैं। और वही इस चैप्टर में बताए गए हैं कि अकाउंटिंग करते टाइम किन रूल्स का ध्यान रखना होता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या है, देखो जरा, सबसे पहले नंबर पे आता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP। तुम विश्वास मानोगे अगर मैं बोलूंगा तो कि कई बच्चों को बाय द एंड ऑफ द सेशन GAAP की फुल फॉर्म भी नहीं पता होती है, बट तुम्हें पता करनी है, याद रखनी है, क्योंकि यू आर एट द राइट प्लेस, है ना। तो GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम है। समझ में आ रही बात? अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं ये होते क्या है, कि जैसे कि अपने नाम से अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड क्या, यानी कि सामान्यतः हर किसी को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग तो तुम्हें पता ही है, प्रिंसिपल्स। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कुछ रूल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब भी कोई अकाउंटिंग करेगा। तो देखो, गैप्स आर द रूल्स दैट आर डिफाइंड द पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर्स? यानी बाउंड्री क्या, लक्ष्मण रेखा। जो भी अकाउंटिंग कर रहा है ना, उसको अकाउंटिंग करने के लिए ये लक्ष्मण रेखा का काम करते हैं। एंड कॉन्ट्रेंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, कि इस दायरे में, इन रूल्स के अंदर अकाउंटिंग काम करती है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता है, कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं दैट आर बीइंग डिफाइंड, दैट हैज टू बी फॉलोड, जिनको फॉलो करना पड़ेगा आपको। वही है गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। समझ में आया? तो अगर सिंपल भाषा में को तो क्या है कि गैप्स आर दी लक्ष्मण रेखा फॉर दोज हु आर परफॉर्मिंग अकाउंटिंग। सिंपल, जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उनकी लक्ष्मण रेखा, उनकी बाउंड्री का काम करती है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। क्लियर है? अब इसके कुछ फीचर्स भी हैं। क्या? नंबर 1, दे आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स फॉर्म टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। बहुत सिंपल है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर किसी के लिए सेम है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ और रूल फॉलो करोगे, मैं कुछ और फॉलो करूंगा, जो तुम करोगे वही मैं करूंगा, जो तीसरा बंदा USA में बैठा है वो भी वही करेगा, कोई कनाडा में बैठा है वो भी वही करेगा। एवरीवन हैज टू परफॉर्म द सेम सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि ये इंटरनेशनली वैलिड है। बात समझ में आ रही है? इंटरनेशनली एप्लीकेबल है, सबको यही रूल फॉलो करने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहां से क्या है, यूनिफॉर्मिटी। ध्यान रखें, यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या है, समानता, सबको समान रूप से फॉलो करने होते हैं। These are man made and are derived from experience। ये ह्यूमन मेड है, ये मैन मेड है, ये कोई भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद नहीं है कि भगवान ने दिया जा पूरी दुनिया पे छा जा, नहीं। These are experience based, यानी जिस तरीके से हम कोई काम करते हैं, धीरे धीरे उसमें चेंजेस करके, एक्सपेरिमेंट करके कुछ नए सेट ऑफ रूल्स या नए सेट ऑफ चीजें निकालते हैं, वैसे ही किसी ने अकाउंटिंग स्टार्ट की, फिर उसको लगा ये चेंज करना चाहिए, फिर ये चेंज करना चाहिए, और विद द पैस ऑफ टाइम बदलते बढ़ते ये अब एक सेट ऑफ रूल्स यहां तक बन चुका है। और ये फिक्स नहीं है अभी भी। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बन गया, जिंदगी भर ये चलता रहेगा। क्योंकि देखो, दे आर नॉट स्टैटिक एंड चेंज विद द पैस ऑफ टाइम। क्योंकि स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया। एज पर द नीड चेंजेस आते रहते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके बारे में रूल बना ही नहीं है, तब क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में बच्चों रूल को चेंज भी किया जाता है, इसमें अमेंडमेंट्स की जाती हैं, इसमें मॉडिफिकेशन की जाती है, ताकि इसको और सूटेबल बनाया जा सके फॉर द यूजर्स। बात समझ आ रही है? तो बहुत सिंपल है, GAAP तुम्हें समझ में आ गया। GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेट ऑफ रूल्स हैं जो सबको परफॉर्म करने होते हैं, और इसी दायरे में रह के अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है? अब जो गैप्स है ना, GAAPs, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में। अब ये अकाउंटिंग एजम्पशंस, ये एजम्पशंस वो होती हैं जो आपको अगर अकाउंटिंग परफॉर्म करनी है तो ये आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही कि लेट सपोज कि हमारे एरिया में एक मंदिर है जिसमें हम बोलते हैं कि भाई यहां जाने से सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन पीछे एक अजम्पशन है कि अगर मंदिर में नंगे पैर जाओगे घर से लेके वहां तक तो ही मन्नत पूरी होगी। यानी मन्नत तो पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको नंगे पैर जाना पड़ेगा। तो दिस इज अजम्पशन, दिस यू विल हैव टू परफॉर्म फॉर श्योर। इसको किए बिना अगर वो काम करोगे तो नहीं होगा।
यानी अगर चप्पल पहन के चले गए तो मन्नत पूरी नहीं होगी, यही मतलब है ना। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग की कुछ अजम्पशंस हैं जो ये बोलती है कि अगर इन अकाउंटिंग कर रहे हो तो इन बातों को आपको मानना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, इसको बोलते हैं अजम्पशंस। और दूसरे नंबर पे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिसको आप कभी कभी फॉलो करते भी हो, नहीं भी करते हो, यानी इसके बिना भी काम चल जाता है, लेकिन ये भी सेट ऑफ रूल्स हैं एक तरीके से जिसको परफॉर्म किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो अजम्पशंस आर दोज दैट यू विल हैव टू फॉलो फॉर श्योर। मन्नत पूरी करवानी है तो करना पड़ेगा भाई ना, नंबर लाने, अकाउंटिंग अच्छी करनी है तो ये बातें आपको माननी ही पड़ेगी। तो अब देखते हैं फटाफट से ये क्या होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अपने आप को अपने नाम से डिफाइन कर रहा है। गोइंग मतलब चलता रहेगा, कंसर्न मतलब बिजनेस। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब होता है कि बिजनेस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जो गाना सुना है तुमने, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ऐसा है ना, तो वो यहां पर बिजनेस के लिए अप्लाई होता है कि बिजनेस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन अनटिल अनलेस देयर इज अ प्रूवन रीजन और पर्पस टू शट द बिजनेस। कोई प्रॉपर रीजन होना चाहिए, है ना, कोई प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए जिसकी वजह से बिजनेस को बंद करना है, करना ही पड़ेगा। ऐमे नहीं, हवाबाजी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब टाटा ग्रुप्स कब शुरू हुआ? 1905 में, 1905, आज भी चल रहा है क्योंकि कोई वैलिड रीजन है नहीं इसको बंद करने का, सब सॉर्टेड चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना। तो बिजनेस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस शैल बी कंटिन्यू फॉर अ फोरसेबल पीरियड। फोरसेबल पीरियड मतलब अनंत काल, जब इसका हमें पता नहीं है। एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोजर द बिजनेस अंटिल देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ क्लोजर। कोई प्रॉपर सबूत ना हो या कोई प्रॉपर रीजन ना हो इसको बंद करने का, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि बिजनेस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इस तरीके से कितने भी मालिक आ जाएं, कितने भी मालिक चले जाएं, बिजनेस चलता रहेगा। समझ में आ रही बात? तो इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि बिजनेस चलता रहेगा, मालिक आए मालिक जाए। अब देखो ना, 1995 में बिजनेस शुरू होगा तो अब स्टार्टिंग से जो थे यहाँ पर कौन थे? जमशेदजी टाटा। तो क्या जमशेदजी टाटा अभी भी हैं? नहीं है, लेकिन बिजनेस तो अभी भी चल रहा है, टाटा ग्रुप तो अभी भी चल रहा है। भगवान ना करे कल को कुछ 19-20 हो जाता है और रतन टाटा जी नहीं रहते हैं तो क्या बिजनेस बंद हो जाएंगे? जी नहीं, है ना। तो बिजनेस चलता ही रहेगा, कोई और आएगा और बिजनेस को संभाल लेगा। तो बिजनेस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्यों ऐसा होता है ये आने वाले प्रिंसिपल्स हम समझेंगे, ऐसा क्यों होता है वो भी हमें पता चलेगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वन है। कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमें यह बताता है कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, निरंतरता मतलब लगातार, आप ऐसे समझो, लगातार, बार बार लगातार। कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमको ये बोलता है कि एक बार एक मेथड अडॉप्ट कर लिया गया यानी चुन लिया गया तो उसको बार बार लगातार यूज करना है, उसी मेथड को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि इस साल कोई और मेथड यूज कर लिया और अगले साल कोई और मेथड यूज कर लिया, उसके अगले साल कोई और मेथड यूज कर लिया। अब खुद सोचो कि पिछले लंबे टाइम से CST चलता आ रहा था, सेंट्रल सेल्स टैक्स आ रहा था, वैल्यू एडेड टैक्स चलता आ रहा था, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग टैक्स चलते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया? नहीं, वन नेशन वन टैक्स। गवर्नमेंट ने बोला आप GST अप्लाई करेंगे, ठीक है, अब सबके लिए सूटेबल हो गया। तो जो लोग पहले से CST और वैट को परफॉर्म कर रहे थे उनके लिए तो ये आसान हो गया था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने GST लाया तो उस टाइम ना बहुत हाहाकार मची थी मार्केट में, सब लोग परेशान थे कि नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये वो ब्ला ब्ला। अब सोचो कि उसके आने के बाद लोगों ने 6-7 साल कड़ी मेहनत करके अब GST को सीख लिया। अब गवर्नमेंट इस साल बोले कि अब हम दोबारा से एक नया टैक्स अप्लाई करेंगे। उस ड्यूरेशन में जो नए CA वगैरह आए होंगे या जो नए एस्पिरेंट्स आए होंगे जिन्होंने GST ही सीखा सीधा, अब उनको बोला जाए कि CST और वैट भी सीखो या चेंज होगा GST अब इसको करो, तो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारी एफिशिएंसी है ना वो गिर जाएगी, क्योंकि एक काम मैं लगातार करता आ रहा हूं, मुझे उसका पता है कैसे होना है ना। और अगले साल फिर वो चेंज हो गया, फिर मैंने 2 साल मेहनत करके उसको सीखा, तीसरे साल फिर चेंज हो गया। खुद सोचो कि तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ये सीखो, है ना, बहुत अच्छे से, और जैसे ही कल याद करके जाओ टीचर बोल दे कि ये नहीं आएगा, फिर ये चैप्टर आएगा, अगले दिन पढ़ के जाओ बोले कि ये नहीं आएगा, ये आएगा। अब तुम सोचो जब टीचर की बात में चैप्टर्स में कंसिस्टेंसी नहीं है तो तुम भी तैयारी कर पाओगे क्या? तैयारी नहीं कर पाओगे। तुम तैयार करके कुछ जाते हो, टीचर बोल कुछ और देते हैं, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस गिर जाएगी तुम्हारी, तुम कितनी पढ़ाकू क्यों ना हो। तो सिमिलरली एक बार बिजनेस ने एक मेथड अडॉप्ट कर लिया तो उसको ईयर आफ्टर ईयर बार बार लगातार उसको परफॉर्म करना ही पड़ता है। बार बार चेंज करने से एफिशिएंसी खत्म होती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो रिजल्ट
नहीं मिल पाता जो कंपनी को चाहिए होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर, हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली बार बार परफॉर्म करेंगे तो सीख जाएंगे। इट मेक्स कंपेरेबल विद प्रीवियस ईयर, इससे क्या होता है, एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है तो कंपेयर कर सकते हो पिछले साल को, उससे पिछले साल को, या अगले साल को, हर एक साल को दूसरे साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अक्रूअल अजम्पशन। अक्रूअल अजम्पशन क्या कहता है कि बिजनेस में एक बार ट्रांजैक्शन अगर हो गई तो वो इनकर हो गई, यानी वो हो गई, फिर वी आर नॉट गोइंग टू वेट कि जब पैसा मिलेगा तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे या जब पैसा देंगे तब इसको रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज पेमेंट वाला पार्ट इज कॉल्ड सेटलमेंट और ट्रांजैक्शन वाला पार्ट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो मान लो सपोज कि तुमने मेरे से ना, या चलो तुम एक कार कंपनी के पास गए और तुमने एक कार खरीद ली, तुमने फाइनेंस पे खरीद ली। अब कंपनी को तो अभी पूरा पैसा नहीं मिला, एक तरीके से बोलो तुम कंपनी को तुमने पूरा पैसा तो नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पास तो कार आ गई है, बात समझ में आ रही है। तो अगर तुम्हारे पास कार आ गई है तो क्या बोलोगे, ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, ट्रांजैक्शन तो हो गई है, लेकिन तुमने पूरी पेमेंट तो करी नहीं है। तो समझ में आ रही बात। तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन को उस टाइम पे अक्रूड माना जाता है जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हो जाती है, ना कि उस टाइम पे जिस टाइम पे पैसा सेटल हो जाता है, बिकॉज पार्ट ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड सेटलमेंट, जबकि ट्रांजैक्शन का होना इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि तुम अपने बगल वाली दुकान में गए अंकल के पास मैगी लेने, ठीक है, तुमने 14 रुपए की मैगी उनसे ले ली और उनको तुमने बोला कि अंकल अभी नहीं दूंगा, मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, जान पहचान के थे, मान गए। तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुई है, सेटलमेंट हुई है? उस टाइम पे हुई है ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन को उसी टाइम पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया। अंकल ने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में कि मुझे इस बंदे से 14 रुपए लेने हैं, तो उन्होंने मान लिया कि कल को मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो वो अक्रूड ट्रांजैक्शन हो गई। क्या हो गई? अक्रूड। लेकिन पैसा तुमने अगले दिन दिया, तो अगर अंकल यही सोचते रहते कि भाई कल जब देगा तभी रिकॉर्ड करूंगा, तो मान लो वो भूल जाए या तुम देना भूल जाओ, तो उनकी ट्रांजैक्शन तो गई। तो अक्रूअल अजम्पशन काम करता है। अक्रूअल अजम्पशन का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन विल बी कीप इनटू कंसीडरेशन, विल बी इनटू रिकॉर्ड्स व्हेन इट्स डन, नॉट व्हेन पेमेंट इज मेड और रिसीव्ड। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। इसलिए तब नहीं जब पेमेंट हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगी, बल्कि तब जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी, यानी सामान खरीद लिया या बेच दिया, ट्रांजैक्शन हो गई है, वो अक्रूड हो गई है अब। लेकिन पेमेंट जब होगी तो उसको सेटल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ये है हमारा अक्रूअल अजम्पशन। क्लियर है तुमको? अब नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या आता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है बिजनेस एंटिटी, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कह लो या अकाउंटिंग एंटिटी कह लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कोई फर्म जो कि अकाउंटिंग कर रही है वो अकाउंटिंग एंटिटी है, या उसी को आप बिजनेस एंटिटी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो क्या देखो, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अब भी हमने बात की ना, मैंने अभी आपको जो टाटा ग्रुप्स का एग्जाम्पल दिया था, ऊपर समझाया था, उसमें क्या था, मैंने क्या बताया था, जमशेद जी टाटा ने शुरू किया उसको, फिर उसके बाद मालिक बने अभी रतन टाटा जी हैं, तो क्या बिजनेस नहीं चल रहा? बिजनेस चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जमशेद जी टाटा के बिना भी बिजनेस चल रहा था, जब वो थे तब भी चल रहा था, अब रतन जी टाटा हैं तब भी बिजनेस चल रहा है, कल को भगवान ना करे जब वो नहीं रहेंगे तब भी बिजनेस चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बार बार क्यों बोल रहा हूं भगवान ना करे, क्योंकि एक्चुअली में ही इज अ सुपर ह्यूमन बीइंग। जिस लेवल की वो चैरिटी करते हैं, जिस लेवल के लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ना हमारी सोसाइटी में, तो बनता नहीं है वैसे, लेकिन ये तो है जो होना है, ठीक है। तो अब क्या है इसमें कि बिजनेस एंटिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दो अलग अलग पहलू होते हैं। बिजनेस के मालिक का बिजनेस के साथ कोई लेन देन नहीं होता, लेन देन होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। मालिक के बिना बिजनेस चल सकता है, दूसरा मालिक आ सकता है, ओनरशिप में चेंज, बस बिजनेस कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। बात समझ में आ रही है? तो यही है इसका मतलब कि बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, कि बिजनेस अपने मालिक से अलग होता है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ फर्म नॉट ओनर, क्योंकि जब तुम आईफोन खरीदने जाते हो ना, तो आईफोन तुम जाके स्टीव जॉब से नहीं खरीदते हो, तुम एप्पल कंपनी से खरीदते हो, तुम उस कंपनी को जानते हो। या फिर मान लो अभी टिम कुक है, ओनर का नाम शायद पता भी नहीं होगा आपको, तो आप उसके पास जाते हो, आप तो एप्पल को जानते हो ना। बात समझ में आ रही है?
तो ओनर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है किससे? कंपनी से। तो इसीलिए बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एग्जिस्टेंस रखते हैं, अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा कि बिजनेस और मालिक अलग अलग होते हैं। कहां से पता चल रहा है? अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी से। नेक्स्ट हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है, जो आपको बोलता है कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बस इतना सा होता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड विल बी रिकॉर्डेड विच आर मॉनेटरी इन नेचर या मॉनेटरी इन टर्म्स। जो पैसे की फॉर्म में होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो पैसे की फॉर्म में नहीं होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। इतना ही सिंपल है ये। तो क्या है देखो, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर मॉनेटरी बाय नेचर। यानी तुम बड़े ईमानदार हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है बिजनेस को। तुम बिजनेस को 20,000 रुपए का बिजनेस ला के दे रहे हो, ये बिजनेस को इससे मतलब है। समझ रहे हो? तो दोज ट्रांजैक्शन विच आर मॉनेटरी वैल्यू, विच हैव मॉनेटरी वैल्यू, जिसका पैसे के फॉर्म में कुछ है वो रिकॉर्ड होंगी। जो पैसे के फॉर्म में नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को बहुत सिंपली समझो कि द होल लाइफ, बिजनेस की जो पूरी लाइफ है उसको पार्ट्स में बांट दिया, और जो पार्ट्स में बांटा ना, उन पार्ट्स का ही नाम है अकाउंटिंग पीरियड्स। बहुत सिंपल है, समझ रहे हो? ठीक है। जैसे मान लो तुमने अपना स्कूल स्टार्ट किया फर्स्ट क्लास में, वैसे एलकेजी यूकेजी होता है, मैं उसको हटा देता हूं, और अभी तुम 11th क्लास में हो। चलो 11th क्लास में हो। अब अगर तुमने क्या किया, हर साल को 11 साल लिए तुमने, तुम कहोगे कि नहीं सीधा जब 11 साल हो जाएंगे ना, 12 साल हो जाएंगे, तो 12 साल के बाद डिसाइड करेंगे हम पास हुए या फेल। ऐसा होता है क्या कहीं? नहीं। तुमने फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास एंड सो ऑन अप टू 11th में हो, अगले साल 12th में हो जाओगे, तो स्कूलिंग तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ, द होल स्कूल लाइफ ऑफ योर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू ईयर्स। फर्स्ट क्लास 1 साल का, सेकंड क्लास 1 साल का, थर्ड क्लास 1 साल का। तो इसी तरीके से जो बिजनेस है ना, उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए, उसका ग्राफ चेक करने के लिए बिजनेस की लाइफ को भी पार्ट्स में बांट दिया गया, टुकड़ों में बांट दिया गया, जीवन बना दिया उसका 1-1 साल का। तो दैट टाइम पीरियड जिसमें पार्ट्स में बांट दिया गया उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल। एंड दैट इज ऑफ 12 मंथ्स। ये कितने का है? 12 महीने का है। ठीक है। तो देखो जरा, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट द परफॉर्मेंस, ध्यान रखना, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, कैन बी मेजर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी ईयर विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर। ताकि हर साल के बाद ये पता चल सके कि बिजनेस के क्या हाल है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, कंडीशन ठीक है या नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक सुधर रही है या और खराब होती जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा रिजल्ट हर साल चेक किया जाता है कि हम पास हुए या नहीं हुए, परफॉर्मेंस ठीक हुई या खराब हुई, है ना। ठीक वैसे ही बिजनेस की लाइफ को भी टुकड़ों में बांट दिया गया। दैट टुकड़ा इज ऑफ 1 ईयर, 1 साल का टुकड़ा है, जो कि 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, ठीक है, और एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर ईयर है वो हमारा हैप्पी न्यू ईयर, सिंपल, यानी कि 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। लेकिन है दोनों 1-1 साल के, 12 महीने के। बात समझ में आ रही है? तो अकाउंटिंग पीरियड इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल इज अ प्रिंसिपल which tells us that कि whole life of a business is divided into parts and that part is of 12 month। एक पार्ट कितने का? 12 महीने का है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आता है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी अपने आप को अपने नाम से बता रहा है, फुल डिस्क्लोजर, यानी मतलब कोई पर्दा नहीं रखना है तुमको, फुल डिस्क्लोज करना है। यानी बिजनेस की हर एक इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो उस लेवल पे है कि उनको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उनको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी तुमको। मान लो कि तुम्हारी एक कंपनी है, तुम उस कंपनी में पैसा चाहते हो कि मैं उस कंपनी में पैसा लगाऊं, और तुम मुझे इंफॉर्मेशन भी देना चाहते हैं, तो बताओ मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाऊंगा? खुद सोचो। या तुम मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो और मैं तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा, तो तुम लगाओगे पैसा? नहीं लगाओगे। वहीं मेरी एक दूसरी कंपनी है, कॉम्पिटिटर कंपनी है, जो पूरा बैलेंस शीट दिखा रही है तुमको, देखो हम इतना पैसा कमा रहे हैं, हमारी इतनी एसेट इतनी लायबिलिटी है ना, प्रॉफिट कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, प्रॉफिट वो भी अर्न कर रहे हैं लेकिन हमसे कम अर्न कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ना उन पे ज्यादा विश्वास हो जाएगा। क्यों विश्वास हो जाएगा? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। समझ रहे हो? तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही होता है कि जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं, जिनको इंफॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है, उनको आपको सही और सटीक और फुल डिस्क्लोजर के फॉर्म में यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। तो देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ
financial statements, that is business of all significant information relating to economic affair of the entity, यानी बिजनेस की हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम्हें उससे जुड़े हुए लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी अगर तुम्हें बिजनेस को चलाना है तो। नहीं तो जो तुम्हारे ट्रस्टवर्दी लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे? बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल या इसको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बस सिंपली ये बोलता है कि वी आर ऑलवेज प्रिपेयर एंड आर रेडी और वांट टू बी रेडी फॉर एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम हमेशा हो सकने वाले खर्चों या लॉसेस के लिए तैयार होते हैं, कभी भी इनकम या गेन के लिए तैयार नहीं होते। इसके सिंपल एग्जांपल तुम्हारी लाइफ से देता हूं। मान लो तुम रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और रोड पे जाते जाते तुम्हें 50 रुपए का नोट पा गया, 50 रुपए का नोट तुम्हें मिल गया, ठीक है। अब अगले दिन तुम जब दोबारा जा रहे हो तो मम्मी से पैसे ये बोल के कभी तुमने बोला कि नहीं मम्मी रहने दो, क्या पता मुझे आज भी 50 का नोट पा जाए? नहीं ना। लेकिन डेली ये बोल के पैसा जरूर ले जाते हो, या मम्मी दे देती होंगे, पापा दे देते होंगे कि ले जा अगर जरूरत पड़ गई तो दैट लाइन ना, अगर जरूरत पड़ गई तो, इसे बोलते हैं कंटीजेंसी। क्या बोलते हैं? कंटीजेंसी, कंटीजेंट, मतलब कि अगर हो गई तो। बात समझ में आ रही है? तो अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें 50 का नोट पाया नहीं तो वो तुम्हारा गेन भी तो हुआ, लेकिन तुम उस गेन को अपने माइंड में नहीं रख रहे कि हो सकता है आज भी पा जाए, लेकिन खर्चों को माइंड में रख रहे हो कि हो सकता है खर्च हो जाए। जैसे आप कोई मैच खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, सपोज क्रिकेट का तुम पैसों का मैच भी लगता है कई बार, तो वहां पे जीत भी तो सकते हैं, लेकिन हम पैसे जेब में इसलिए रख के ले जाते हैं कि अगर हार गए तो देने पड़ेंगे। तो ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि दैट वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग और एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड नॉट फॉर द इनकम्स एंड गेन्स। हम होने वाले लॉसेस के लिए तैयार हमेशा रहना चाहते हैं, लेकिन गेन्स के लिए तैयार नहीं रहते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बात समझ में आ रही है? माइंडसेट है ऐसा ही। तो डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो, लॉस के लिए तैयार रहो। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियल क्या होता है आप समझो। मटेरियल ये है कि जैसे हमारा घर, जिस घर में तुम बैठे हो ये घर बना होगा, तो इस घर को बनाने के लिए क्या मटेरियल है तुम्हारे हिसाब से? सीमेंट मटेरियल है, बदरपुर मटेरियल है, रोड़ी पत्थर मटेरियल है, ईंटें मटेरियल है। मटेरियल क्या है कि जिससे ये घर बना, जो इस घर को बनाने को इफेक्ट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, यानी हर वो चीज जिसका इस घर पे इफेक्ट हो सकता था वो मटेरियल है, राइट, बनने में। इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है कि हर वो चीज जो बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, उसको मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटेरियल। जो अवॉइडेबल है उसको अवॉइड कर देते हैं, जो अवॉइडेबल नहीं है उसको मटेरियल बोलेंगे, जिसका बिजनेस के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है डिसीजन मेकिंग पर, उसको मटेरियल बोलते हैं। यानी ऑल दी या एनी इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको मटेरियल बोलते हैं। ये है तुम्हारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मान लो स्टेशनरी, यहां पे देखो स्टेशनरी आइटम है। अब स्टेशनरी आइटम कितना ही इफेक्ट कर लेंगे बिजनेस को, छोटे मोटे खर्चे हैं, तो क्या इसके ऊपर हमें ज्यादा सोचना चाहिए? नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग बनाते टाइम हमें बहुत सोचना चाहिए, बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि बिजनेस आने वाले टाइम में भूकंप आएगा तो क्या होगा, है ना, या फिर डेप्रिशिएट होगी तो किस हिसाब से होगी। समझ में आ रही बात? तो ये सारी वो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टेशनरी कैसे अफेक्ट करेगा? 100, 200, 500 रुपए की चीज नहीं है। इसको बारे में ज्यादा सोचेंगे या बिजनेस के बिल्डिंग के बारे में ज्यादा सोचेंगे? बिल्डिंग के बारे में सोचेंगे। तो इसका डिसीजन जो होता है वो मटेरियल हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको इसीलिए हम इसको एक प्रॉपर जगह देते हैं जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, इसको बैलेंस शीट में एक प्रॉपर जगह मिली है, और इसको हम क्या करते हैं, स्टेशनरी को छोटे मोटे खर्चे निकाल के एक अकाउंट में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो आप समझ गए क्या है यहाँ पर? Materiality principle is the principle which tells us that any information or anything that may affect decision making of the business is termed as material. जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है उसको मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा वो मटेरियल नहीं माना जाएगा, चाहे वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो। अगर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती है तो उसे मटेरियल बोलेंगे। मतलब आप इस प्रिंसिपल में ये समझो कि मटेरियल किसको बोलते हैं। बिजनेस के लिए मटेरियल कौन होता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है वो मटेरियल है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मटेरियल नहीं है। सिंपल बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल इज सिंपली द प्रिंसिपल जो साफ साफ बोला ड्यूअल,
दोहरा इफेक्ट। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है ना, तो उसके कम से कम दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। वो तुम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए होगे, वहां पे था ना एक डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट होता कुछ नहीं है, आप कह लो ये डेबिट साइड जो है वो किसी भी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये किसी भी अकाउंट का राइट हैंड साइड होता है, और ये प्लस माइनस की तरह काम करते हैं। कहीं कहीं पर डेबिट का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, और कहीं कहीं पर डेबिट का मतलब होता है माइनस और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। ये डेबिट क्रेडिट का मतलब होता है, जो कि पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ लिया होगा, आई एम श्योर। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो उसकी वीडियो भी देख लेना, तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट, कोई भी ट्रांजैक्शन जब होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। तो यही हमारा ड्युअलिटी प्रिंसिपल, एवरी ट्रांजैक्शन हैज ड्यूअल एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट फॉर इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट्स। जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा, कई बार एक अकाउंट में, कई बार एक से ज्यादा अकाउंट्स में। सिंपल, ठीक है। मतलब अब जैसे तुमने कैश दिया, तुम्हारे हाथ से कैश जा रहा है, तो बदले में तुम्हारे पास सामान भी तो आ रहा है, समझ रहे हो? तो तुम्हारा कैश क्रेडिट हो रहा है एक तरीके से, ये रूल तुम आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन तुम्हारा ये डेबिट भी तो हो रहा है। इसी को बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट, जो कि ड्यूअल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। देखो बहुत ही सिंपल है, मैचिंग। आपको मैच कराना है। मैच कराने का मतलब है कि एक अकाउंट है आपके पास, इन अकाउंट्स का मैच करा दो, मैच कराओ। क्या होगा? एक साइड है आपका एक्सपेंस साइड और एक आपका रेवेन्यू साइड। दो ही चीजें होती हैं, एक खर्चा होता है, एक इनकम होती है। बिजनेस इसी के लिए काम कर रहा होता है दिन रात, राइट? तो तुम्हें इस साइड को इसके साथ या फिर इस साइड को इसके साथ मैच करना होता है। बहुत सिंपल है। मान लो तुम्हारे पूरे साल के सारे जो खर्चे हैं ना, वो आए हैं 10,000 रेवेन्यू, सॉरी, और तुम्हारे एक्सपेंस आए हैं 5,000, तो इधर कम पड़ रहा है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भैया जिधर भी कम पड़ेगा ना, उसको पैसे डाल के बराबर कर दो। तो तुम्हें यहां पर भी 5,000 अपनी मर्जी से डालने पड़ेंगे, और इसको बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। इधर भी 10 हो गए और इधर भी 10 हो गए, लेकिन इधर जो 5 आए वो किसकी वजह से आए? रेवेन्यू ज्यादा होने की वजह से। तो रेवेन्यू ज्यादा है, इसका मतलब तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इसका उल्टा होता कि इधर का टोटल 10 होता लेकिन इधर का 7 होता, तो यानी तुम्हारे खर्चे 10 हुए हैं लेकिन तुम्हारे पास आया 7 है, तो इधर कितने कम पड़ रहे हैं? 3,000। तो उधर तुमको 3 इधर डालने पड़ते। इसी को बोलते हैं बैलेंस। ये बैलेंस कैसे दिखाते हैं आने वाले चैप्टर्स में तो समझोगे। बस यहां पर ही समझो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस साइड कम पड़ रहा है उस साइड बैलेंस डाल के मैच कर दो। इसी को बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो एक साल के सारे एक्सपेंसेस उस साल के सारे रेवेन्यूज के साथ मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो जितना कम पड़ रहा है उतना डाल दो। अगर खर्चे साइड का टोटल ज्यादा है, रेवेन्यू का कम है, तो जो तुम बैलेंस डालोगे उस बैलेंस को बोलेंगे लॉस, क्योंकि खर्चे ज्यादा थे। और अगर रेवेन्यू साइड का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंस साइड का टोटल कम है, तो तुम क्या बोलोगे? बैलेंस डालोगे एक्सपेंस साइड में, लेकिन वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट, क्योंकि तुम्हारी रेवेन्यू ज्यादा थी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको दोनों साइड्स को मैच करना होता है। इसी को बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल। डेबिट का कम है तो डेबिट में डाल दो, बैलेंस कर दो। क्रेडिट का कम है तो क्रेडिट में डाल दो, बैलेंस कर दो। बैलेंस करने को मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है भैया? हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि किसी भी वैल्यू, किसी भी एसेट को या किसी भी चीज को जो तुम बाय करते हो, उसको उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने पे तुमने उसको बाय किया है, यानी तुमने जितने पे उसको एक्वायर किया है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, तुम ये जिस फोन में अभी ये वीडियो देख रहे हो, मान लो कि ये फोन तुमने 25,000 का खरीदा है, 25,000 का। आज से 5 साल बाद हमारी मुलाकात होती है, मैं आपको जानता हूं, मेरे 5 साल बाद आपसे मुलाकात होती है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि याद है यार तूने जो 11th क्लास में मेरी वीडियो देखी थी इस फोन से, वो फोन कितने का था? तो तुम मुझे क्या बोलोगे? आज से 5 साल की बात कर रहा हूं मैं। मान लो कि 5 साल बाद ये मॉडल बंद हो चुका होगा एक बार को, तो क्या तुम क्या बोलोगे? कितने का था? तुम बोलोगे अरे यार सर वो तो 25,000 का लिया था मैंने, तुम मुझे 25,000 का बता रहे हो। 5 साल 10 साल बाद हम मिलते हैं, छोड़ो 5 साल नहीं 10 साल बाद मिलते हैं, और मैं तुमसे पूछूंगा कि याद है 11th क्लास में तुमने मेरा एक चैप्टर देखा था अपने उस फोन से, वो फोन कितने का लिया था? अरे सर वो वाला फोन, अरे वो तो मैंने 25,000 का लिया था। तो मैं जिंदगी में कभी भी तुमसे मिलकर पूछूंगा ना कि कितने का लिया था, तुम बोलोगे 25 का ही लिया था, क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्वायरिंग वैल्यू। कितने में तुमने इसको एक्वायर किया? तो एक्वायरिंग कॉस्ट जो होती है उसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि जितने पे हम किसी एसेट को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, खरीदते हैं। तो अगर मैंने किसी एसेट को किसी वैल्यू पे खरीदा है तो मेरे लिए वो जिंदगी भर बुक्स ऑफ अकाउंट में उतने में ही रिकॉर्ड हो गई है। मार्केट वैल्यू बदलेगी
लेकिन उसकी परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो हमेशा सेम रहती है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट विच टेल्स अस दैट कि एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ वैल्यू एट विच इट इज एक्वायर्ड। जिस वैल्यू पे खरीदा है उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, और इसी को बुक वैल्यू भी बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को तुम ना अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हो, थोड़ी सी देर पहले तुमने पढ़ा है। अक्रूअल अजम्पशन याद है? ठीक वैसे ही यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट विच टेल्स अस दैट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट हैज बीन मेड। यानी तुमने उन अंकल से मैगी खरीदी थी, याद है, 14 रुपए में, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तुमने अपने बगल वाले अंकल से शॉप से जाके मैगी खरीदी थी और उनको बोलता अंकल कल पैसे दूंगा, तो अंकल के लिए वो पैसा उसी टाइम पे जनरेट हो गया जिस टाइम पे तुमने मैगी खरीद ली। अंकल ने सेल कर दी अपनी, समझ रहे हो मेरी बात? तो जिस टाइम पे तुम परचेज कर लेते हो ना दुकानदार के लिए, उस टाइम पे एक इनकम हो जाती है और तुम्हारे लिए एक टाइम पे खर्चा हो जाता है। ऑल तो तुमने पे नहीं किया है या उन्होंने रिसीव नहीं किया है, लेकिन उनके लिए तो हो गया ना कि कल मुझे पैसा मिल जाएगा, और उसकी शुरुआत कब हुई? तब हुई। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस, नॉट व्हेन द सेटलमेंट हैज बीन मेड। सेटलमेंट होती है जब पैसा लेना देना हो जाता है, और ट्रांजैक्शन होती है जिस टाइम पे आप खरीद लेते हो या बेच लेते हो, चाहे वो उधार में ही क्यों ना हो। समझ में आ रही है बात? तो अगर तुमने अपने बगल वाली शॉप से जाके एक मैगी खरीदी तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हुआ? जब आपने वो खरीद ली, चाहे उधार में ही खरीदी हो। और सेटलमेंट कब होगी? जब तुम इसकी पेमेंट करोगे। मान लो तुम उधार में खरीद के लाए थे, तो सेटलमेंट होगी जब तुम पेमेंट करोगे, और रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जब तुम परचेज करोगे। फर्क है ना दोनों में? तो इसी को बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन ट्रांजैक्शन हैज बीन मेड, नॉट व्हेन पेमेंट हैज बीन मेड। फर्क है दोनों में, समझ में आया तुमको? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होता है? जब ट्रांजैक्शन हो जाती है, चाहे पैसे दिए हो चाहे पैसे ना दिए हो। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट और लास्ट होता है हमारा वेरीफिएबल कॉन्सेप्ट। वेरीफिएबल कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज ऑल द ट्रांजैक्शन शुड बी वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब कि भैया वेरीफाई कर लो कि कहीं इसमें आपसी भेदभाव तो नहीं है। मतलब ऑल द ट्रांजैक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, कोई पर्सनल भेदभाव नहीं रहना चाहिए इसमें, समझ रहे हो? तो वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल is a principle which tells us that the transaction, all the transactions that has taken place should be free from any sort of biasness। यानी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए इसमें, फ्री होने चाहिए इससे, है ना? तो इट होल्ड दैट अकाउंट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यानी कोई पर्सनल भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफिएबल एविडेंस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। मतलब इसका उद्देश्य होता है कि ये चेक करके चले कि कहीं भी जो ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन में किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इतना सही है, इतना ही सिंपल है ये, ठीक है। ठीक है, अब देखो बिजनेस में से स्टॉक पड़ा हुआ है। अब स्टॉक ये मालिक है, अभी क्या करता है चुपके से ना अपना घर लेके चला जाता है और दिखाता है परचेज में, तो ये तो पर्सनल बायस हो गया, इसने भेदभाव कर दिया बिजनेस के साथ, चोरी कर ली एक तरीके से, क्योंकि लाया था बिजनेस के लिए, ले गया अपने घर, तो ये जाना चाहिए था ड्रॉइंग्स में और आगे इसमें रखा है परचेज में, तो गलत है ना ये। तो ऐसी कोई चीज ना हो रही हो, ये मेक श्योर करता है कि ऐसी कोई भी धांधलेबाजी धोखाधड़ी ना हो रही हो बिजनेस में। बस इतना ही है वेरीफिएबल कॉन्सेप्ट, कि कोई भेदभाव या कोई धांधलेबाजी ना हो रही हो, इतना सही है। तो आई थिंक ये तुमको क्लियर है, सारे के सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हमने कवर कर लिए हैं। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो कमेंट में लिख देना, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस फीडबैक बहुत जरूरी है यार, अगर तुम फीडबैक नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारा कंटेंट प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, सब चीजें ठीक है या नहीं, सॉर्टेड है या नहीं। तो इसीलिए कम्युनिकेट करते रहा करो, ठीक है। कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है वीडियोस। अगर अच्छी लग रही है तो अपने नोन वंस के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो। बात समझ में आ रही है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले तुम्हें जरूरत होगी नोट्स की। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, यहां पर जाके हमें डीएम करो नोट्स। जैसे तुम नोट्स हमें डीएम करोगे तुम्हें एक रीडायरेक्ट लिंक आ जाएगी, ऑटोमेटेड लिंक आ जाएगी, उस लिंक पे रिक्वेस्ट सेंड करना और तुम हमारी ड्राइव पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। वहां ड्राइव पर ये नोट्स बिल्कुल फ्री में है, फ्री में बिल्कुल, और बहुत बढ़िया नोट्स हैं, बहुत मेहनत बहुत ही रिसर्च के साथ बनाए हुए नोट्स हैं। तो यहाँ पे समझो, वहां पे नोट्स को डाउनलोड करके याद करो, परफॉर्म करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। Till then, take care of yourself. This is Pankaj Rai signing out.